नमस्कार, अक्ष एडू पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के एक चैप्टर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीटेट, केबीएस, यूपीटेट व अन्य राज्य की टेट परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल देंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो प्रश्न हैं वो सभी कभी ना कभी सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं और बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और बड़े ध्यान से आज के प्रश्नों को देखें क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीटेट में आए हैं तो केबीएस में आने की संभावना इनकी लगातार रहेगी और यूपीटेट में भी ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले रंग होते हैं। तो देखो, मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? ये बिहार की है। ठीक है, बिहार में मधुबनी चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। तो पूछ रहे हैं कि उसके रंग कैसे होते हैं, रंग के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें सोने चांदी को घोल बनाए गए पेंट। दूसरा ऑप्शन है पीसे हुए चावलों का रंगीन घोल। तीसरा है विशेष प्रकार से बने पेंट का रंग। और चौथा है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। पिसे हुए चावल का रंगीन घोल, ये बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्यवस्था करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। अच्छा, कौन कौन से उदाहरण हैं उनको हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो पहला वाला जो कथन है, जो पहला उदाहरण है, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। ये सही है। अगर पेन की नोक और कागज के बीच में घर्षण नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, पेन चलेगा नहीं। ठीक है, इसका उदाहरण यह है कि कागज पर अगर हम लिखेंगे तो वो लिख जाता है, लेकिन अगर ऐसी किसी सरफेस पर अगर लिखेंगे जिस पर घर्षण बिल्कुल कम हो या ना हो, तो अगर आप शीशे पेन से लिखने लग जाएं तो पेन और शीशे के बीच में, क्योंकि जो शीशे की परत है वो जो सतह है वो बहुत ही चिकनी है, तो पेन और शीशे के बीच में घर्षण बिल्कुल कम लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो और पेन उस पर नहीं चलेगा। और अगर कागज पर लिखोगे तो वो पेन चल जाएगा। तो पहला वाला जो उदाहरण है ये सही है, ये कथन सही है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, ये भी ठीक है। जो अगर हम फर्श पर चल रहे हैं तो हमारे पैर और फर्श के बीच में घर्षण लग रहा है, उसी कारण सही तरह से चल पाते हैं। अगर हम बेहद चिकने फर्श पर या गीले फर्श पर चलें तो जो घर्षण है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल पैरों और फर्श के बीच में जो घर्षण लग रहा है वो एकदम कम हो जाएगा और हम फिसलकर गिर जाएंगे। तो दूसरा वाला भी इसमें उदाहरण बिल्कुल ठीक है। तीसरा है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। देखिए, ये गलत है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकी जाती है या ऊपर से नीचे गिरती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, घर्षण के कारण नहीं। तो ये वाला इसमें ऑप्शन, ये कथन गलत होगा। और डी है इसमें घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो ये भी सही है। कोई भी वाहन जो ब्रेक लगाते हैं तो उसमें घर्षण के कारण ही वो रुकती है। ठीक है, अगर आपने साइकिल, अगर वाहन की बात कर रहे हैं तो साइकिल को ही ले लेते हैं। आप साइकिल में जब ब्रेक लगाएंगे तो साइकिल के ब्रेक और जो साइकिल का रिम है उसके बीच में घर्षण बल लगता है जिसके कारण वो रुक जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका ए, बी और डी ये सही है कथन। तो आप देखिए ए, बी और डी, तो ये ऑप्शन 2 में दिए हुए हैं, यहाँ पर डी ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 इसमें बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं। अब क्रियाकलाप कौन कौन से हैं उनको हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो जो ए है खानों का उत्खनन यानी कि खानों की खुदाई। बी है बांधों का निर्माण, नदी आदि पर बांधों का निर्माण, बांध बनाना। और तीसरा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। डी है बांस से टोकरी बुनना। और ई है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। अब देख लेते हैं हम इनको। तो जो ए वाला है क्रियाकलाप खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई, जब खानों की खुदाई होती है तो बहुत सारे जंगलों को काटा जाता है और उस क्षेत्र को साफ किया जाता है। तो इसमें जो जंगल है इसके कारण गायब हो रहे हैं, ये इसमें बिल्कुल सही है, ये जिम्मेदार है। खानों का उत्खनन जंगलों को गायब होने में जिम्मेदार है, तो ये इसमें सही होगा। अब दूसरा बांधों का निर्माण। जब किसी नदी पर बांध बनाया जाता है तो बांध के पीछे के हिस्से में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण उस क्षेत्र में बहुत सारे पौधों को नुकसान पहुंचता है, पौधे खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो जंगलों का नुकसान होता है। ठीक है, इसमें आपका बी कथन भी सही होगा। तीसरा है
बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। अगर आप पत्तियां जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना उपरोक्त दो कारणों के कारण होता है। तो इसमें आपका ये वाला गलत होगा। पत्तियां इकट्ठी करना और जड़ी बूटी इकट्ठी करने से जंगल नष्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पत्तियां द्वारा से पेड़ों पर फिर से आ जाएंगी, तो ये वाला इसमें नहीं होगा। और डी है बांस से टोकरी बुनना। तो बांस से जो टोकरी बुनती है वो बहुत ही पतले पतले छोटी छोटी टहनियों से, बांस की जो छोटे छोटे पतले पतले बांस होते हैं उनसे टोकरी बुनी जाती है, तो उससे जंगल नष्ट नहीं होंगे। ये वाला इसमें गलत होगा। और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। जो पत्ते गिर गए हैं तो उनसे अगर उनको उपयोग में ला रहे हैं तो उससे जंगल का कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी इसमें गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो दो कारण हैं शुरू के, ए और बी, वो सही होंगे। और ए और बी जो दिए हैं वो ऑप्शन 3 में दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। आगे चलिए, कांसे के विषय में सही कथन चुनिए। देखिए, जो कांसे के विषय में ये बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अभी आपको एक बार भी एक आध बार और रिपीट मिलेगा, ये तो 2-3 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है सीटेट में, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो इसमें पहला वाला जो कथन है उसको पढ़ लेते हैं हम। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, ये गलत है। देखो, लोहा, चांदी या स्वर्ण, स्वर्ण यानी कि सोना, ठीक है, सभी क्या है, एक धातु है और शुद्ध धातु हैं, इनमें कोई मिलावट या मिश्रण नहीं है। जबकि कांसा जो है वो मिश्रित धातु है, तो यहाँ पर ये इनसे अलग है, तो ये वाला कथन सही नहीं होगा। और कथन बी है, कांसे को तांबे तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, कांसा एक मिश्रित धातु है जो तांबा यानी कि कॉपर और टिन से मिलाकर बनाया जाता है, तो ये वाला सही होगा। और कथन सी है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और उससे तोप और मूर्ति यानी कि बुत बनाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। और डी है, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं हैं, तो ये गलत है। जो एल्युमिनियम है वो बहुत ही हल्की धातु है, आपने देखा भी होगा, सफ़ेद कलर की धातु होती है। एल्युमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे, वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसमें गलत हुआ कथन। तो यहाँ पर जो कथन बी और सी है वो सही है, और बी और सी आपके ऑप्शन 2 में दिए हुए हैं, और ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपमें सही होगा, बी और सी। आगे बढ़िए, मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन चुनिए। देखिए, मधुबनी चित्रकला से फिर एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। रिपीटेड इसलिए है क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग जगह रखा हुआ है, ठीक है। अब मधुबनी चित्रकला के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से कथन दिए हुए हैं। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पहला वाला कथन इसमें सही होगा। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाई देते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है, ये बिल्कुल सही है। तीनों ही बात सही है इसमें। और चौथी जो दी है, मधुबनी राजस्थान की एक अति प्रसिद्ध जिला है, ये गलत है। मधुबनी जो है वो बिहार में है, राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पर आपके कथन ए, बी और सी सही हैं। तो ए, बी और सी दिए हुए हैं आपके ऑप्शन 4 में, तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा। आगे बढ़िए, ब्रेल लिपि के विषय में नीचे दिए गए कथनों को अध्ययन कीजिए। अब ब्रेल लिपि जो होती है वो नेत्रहीन लोगों के पढ़ने और लिखने के लिए उपयोगी एक विधि है, ठीक है। और उसके बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु यानी उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, ये गलत है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपके कथन ए, कथन सी और कथन डी सही होंगे। तो ए, सी, डी आपका ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए, पोचमपल्ली एक गांव है, यह एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, ठीक है। अब जो बुनाई है विशेष प्रकार की उसको कहते हैं पोचमपल्ली। अब पोचमपल्ली उसका नाम किसके कारण पड़ा है? उस गांव के कारण, क्योंकि एक गांव का नाम भी क्या है? पोचमपल्ली, ठीक है। अब यह गांव निम्नलिखित में से किस भाग में है? अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो जिस समय सीटेट में प्रश्न पूछा गया होगा उस समय आंध्र प्रदेश राज्य का बंटवारा नहीं हुआ होगा, लेकिन इस समय आंध्र प्रदेश राज्य 2 भागों में बढ़ चुका है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य। तो इस समय वर्तमान में जो पोचमपल्ली है वो तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। तो इस समय इसका उत्तर तेलंगाना होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, तो उस समय इसका उत्तर आंध्र प्रदेश सही था, ठीक है। लेकिन अगर अभी प्रश्न पूछा जाए तो ऑप्शन में आपको
तेलंगाना मिलेगा और उस तेलंगाना को आपने टिक करना है। और मान लीजिए तेलंगाना नहीं मिलता है तो आपको आंध्र प्रदेश पर टिक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए। कांसा यानी ब्रॉन्ज 2 धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं हैं। अब देखो ऐसा ही प्रश्न हम पीछे देख चुके हैं, ये प्रश्न इसमें रिपीटेड है। इसका कारण ये है कि ये 2 बार पूछा गया है, अलग अलग 2 सालों में पूछा गया है, इसलिए इसको अलग अलग रख दिया गया है। अब देखिए इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो कांसा होता है ब्रॉन्ज, वो तांबा यानी कि कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। इसमें आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो देखो आपने गांव में भी देखा होगा, जो किसान है भूसे से अगर गेहूं को अलग करना चाहता है तो वो क्या करता है, ओसाता है उसको। ओसाता है या बरसाता है, हमारे गांव में तो उसको बरसाना कहते हैं, गेहूं बरसाना। आपके यहाँ उसे क्या कहते हैं इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अब उसको ओसाना कहते हैं, बरसाना कहते हैं, क्योंकि हवा चलती है, हवा में अनाज को ऊपर से गिराते हैं और उससे जो भूसा है वो अलग निकल जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ओसाना या बरसाना। को निष्पावन भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, निष्पावन। ओसाना या बरसाने को ही निष्पावन भी कहते हैं। इसमें ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए। कक्षा के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। देखो इसी प्रकार का प्रश्न हम पीछे देख चुके हैं, वो थोड़ा सा इससे अलग था। ठीक है, लेकिन उससे ही मिलता जुलता बिल्कुल प्रश्न है। ऑप्शन उसमें थोड़े से अलग थे, इसमें थोड़े से अलग हैं। इसका कारण यह है रिपीट करने का, क्योंकि ये अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं, बार बार उसी तरह से रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए आपने को ये प्रश्न रखे गए हैं। इसमें सारे प्रश्न इस वीडियो में वही रखे गए हैं जो किसी न किसी वर्ष आए हुए हैं और इसी चैप्टर से संबंधित हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें आप देखिए, इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जो ऑप्शन 3 है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है, तो ये इसमें गलत होगा और गलत के बारे में ही वो पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। वो पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ये वाला गलत होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए रेत और नमक का एक मिश्रण है। ठीक है, अब उस मिश्रण को हमें अलग अलग करना है, रेत उसमें से अलग करना है और नमक अलग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसका जो पेज है मैं आपको साइड में लगा देता हूँ, उसको आप पढ़ लेना। उसमें थोड़े से अलग तरीके से दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेना, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें देख लेते हैं, जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं। अगर रेत और नमक का मिश्रण दे दें तो सबसे पहले क्या करें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और उसका एक घोल बना लें पानी में मिला के अच्छी तरह से। तो जो रेत और नमक में से जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा और रेत नहीं घुलेगा। अब उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर ऐसे ही रख दें। तो उसमें क्या होगा, रेत जो है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी जिसमें नमक घुला हुआ है वो ऊपर रह जाएगा। तो उसको ऐसे ही रख देंगे। तो इसको क्रिया को कहते हैं अवसादन कहते हैं। अवसादन किसको कहते हैं, जब कोई भी चीज़ किसी मिश्रण में नीचे बैठ जाती है और जो द्रव वाला पार्ट है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अवसादन। तो इसमें सबसे पहले तो होगा अवसादन। जो द्रव वाला पार्ट है उसको बिना हिला डुलाए किसी दूसरे बीकर में पलट लेना है। तो जिससे जो नीचे बैठा हुआ वाला पदार्थ था यानी कि रेत जो था वो पहले वाले बीकर में ही नीचे रह जाएगा और जो द्रव वाला पार्ट है वो दूसरे बीकर में आ गया। इस क्रिया को कहते हैं निस्तारण, जिसमें द्रव को उसमें जो कोई भी पार्ट जो घुला नहीं है, जैसे कि रेत था वो पहले वाले बीकर में रह गया, जो नीचे बैठ गया था अवसादन के कारण। ठीक है, वो पहले वाले बीकर में रह गया और द्रव वाले पार्ट को हमने दूसरे बीकर में ले लिया। इस क्रिया को कहते हैं निस्तारण। अब द्रव वाला जो पार्ट है उसको हम छान लेंगे। ठीक है, छानने को कहते हैं निस्संदन। ठीक है, ये वाला इसमें निस्संदन होगा। ठीक है, अब हमारे पास नमक घुला हुआ रह गया पानी में सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, रेत हमारा अलग हो गया, नमक और पानी एक जगह घुला हुआ है। तो अब क्या करेंगे, नमक और पानी जो मिश्रण है उसको एक केतली में ले लेंगे और उसको वाष्पित कर देंगे, उसके नीचे आग जला देंगे, जिससे उसका जो पानी है वाष्प के कारण उड़ जाएगा। केतली से धीरे धीरे जो पानी है वो वाष्प के कारण उड़ता चला जाएगा और उसमें सिर्फ नमक नीचे रह जाएगा। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पन। वाष्पन किसको कहते हैं कि जो द्रव है उसको हीट करके वाष्पित कर देना,
या उड़ा देना। ठीक है, ये क्रिया कहलाती है वाष्पन। अब केतली से वाष्प बनकर पानी उड़ चुका है और उसमें नमक की मात्रा आपको मिल जाएगी। अब आपका जो रेत है पहले उसको सुखा लीजिए, जो हमने अलग कर लिया था, और नमक हमारा केतली में मिल जाएगा, क्योंकि उसका जो पानी है वो तो उड़ चुका, उसमें नमक नमक रह जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ये वाला। चलो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? अब इसमें कुछ राज्यों के नाम हैं और वहाँ पर होने वाले नृत्य हैं। ठीक है, अब इसमें पहला वाला ऑप्शन है असम। असम में बिहू, ये बिल्कुल सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। बिहू से बहुत सारे प्रश्न सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और केबीएस में भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यूपी टेट में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। असम जो है वहाँ पर जो नृत्य है उसका बिहू है। पहला वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, और वो ठीक ही पूछा है। हालांकि हमें इसका उत्तर पता चल गया, लेकिन आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको आगे। इसमें दिया हुआ है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम उड़ीसा का, ये गलत है। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है। नृत्य मतलब डांस। ठीक है, तो ये गलत होगा इसमें। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। और लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। और कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नृत्य के बारे में और धातुओं के बारे में और खिलाड़ियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, एक विस्तृत टॉपिक है, इन पर हम अलग से चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। फिर से कांसे के विषय में प्रश्न पूछ लिया गया है। यह प्रश्न तीसरी बार आ रहा है। कांसा का जो जिक्र है, कांसा से संबंधित प्रश्न जो है हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसमें पहला वाला कथन है, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। ये गलत है। जो कांसा है वो मिश्र धातु है, और ये सभी जो है शुद्ध हैं। बाकी एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर ये शुद्ध तत्व है, शुद्ध एलिमेंट है। ये वाला कथन इसमें गलत होगा। दूसरा कथन है, इसे भट्टी में कॉपर और टिन से पिघलाकर बनाया जाता है। ये सही है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कॉपर यानी तांबा और टिन से मिलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। ये सही होगा इसमें। और जो आपका डी है, कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। ये वाला भी इसमें गलत होगा। एल्युमिनियम हल्की धातु होती है, कांसा उससे हल्का नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बी और सी सही होंगे। तो बी और सी दिए हुए हैं आपके ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 आपके यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़िए। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो देखिए, वर्ली जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। पहला वाला कथन इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और सारी जो प्रश्न हैं उनको मैंने एनसीईआरटी की बुक से वेरीफाई किया है, देखा है, अच्छी तरह से जांच परख के इसमें रखा हुआ है। चलो आगे बढ़ें। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक जो होती है वो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा, झारखंड की भाषा है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। खिलाड़ी से संबंधित, धातु से संबंधित और नृत्य यानी कि डांस से संबंधित एक वीडियो में बनाऊंगा। एक विस्तृत वीडियो होंगे ये 3। ठीक है, तो वो हम अलग से देख लेंगे। अब फिलहाल इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला वाला जो कथन है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है वह कर्नाटक की है। ये गलत होगा, वो क्योंकि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, कर्नाटक से नहीं। ये वाला गलत होगा। सी है, उसने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला इसमें बिल्कुल सही होगा, 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। और डी होगा, वह जब 12 वर्ष की थी तब से भार उठाने का प्रयास करने लगी थी। ये भी सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो कथन ए है और सी है और डी है, ए सी डी सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में ए सी डी दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। तो देखो, पढ़ते हैं इसको। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती करने के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो बताओ ये खेती का क्या नाम है? ठीक है, तो उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इस तरह की जो खेती है होती है उसे झूम खेती कहते हैं। इसमें ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। झूम खेती के बारे में हम पहले कई क्लास में चर्चा कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की
फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा को क्या होगा, बताओ। उसके बारे में पूछा उन्होंने कि जो मृदा है वो कैसी हो जाएगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, दूसरा है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, और तीसरा है बंजर हो जाएगी, और चौथा है अन्य फसल के लिए उपजाऊ बन जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 सही होगा, बंजर हो जाएगी। एक ही खेत अगर फसल को बार बार उगाया जाए, ठीक है, तो खेत क्या हो जाता है, बंजर हो जाती है। जो मृदा है उसकी जो ज़मीन मिट्टी है वो बंजर हो जाती है। ऑप्शन 3 इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखो, झूम खेती से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम कई क्लास में चर्चा कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। फिर से इसी क्लास में दूसरी बार इसको हम पढ़ रहे हैं। तो जो कथन दिए हैं उनको देख लेते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं, ये सही है, अभी इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी जाना था। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये गलत है, हल्की सी जुताई की जाती है, ठीक है। थोड़ी सी खुदाई करके जुताई करके उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। ये वाला कथन जो सी है ये गलत होगा। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही होगा। और ई है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, ये गलत है। इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की कोई भी जिक्र नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तो उसमें जो खरपतवार या कुछ भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काटकर वहीं पर जला दिया जाता है और वही उर्वरक का कार्य करते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपके कथन ए, बी और डी सही होंगे, ए, बी और डी। तो ये आपके ऑप्शन 2 में दिए हुए हैं और ऑप्शन 2 यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो ये वाला इसमें बिल्कुल सही होगा, ए, बी, डी। नेक्स्ट, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं। देखो, ये प्रश्न कभी पहले पूछा गया होगा जिस समय आंध्र प्रदेश राज्य का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस समय इसका जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही होता, पोचमपल्ली और कलमकारी। देखो, पोचमपल्ली के विषय में तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये पहले आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना से संबंधित है, और कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। अगर प्रश्न कलमकारी के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको आंध्र प्रदेश सही करना है, और पोचमपल्ली के विषय में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको तेलंगाना पर टिक करना है, ठीक है। और कलमकारी का जो संबंध है वो तेलंगाना से भी है और आंध्र प्रदेश से भी है। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।